नमस्कार दोस्तों। साहित्यनामा प्रस्तुत करता है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता का भाग 2। आइए सुनते हैं सुधा और चंदर की अमर कहानी। चलो अंदर चलो, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर ठिठक गई और बोली, चंदर, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं। हाँ, क्यों? तो उसने बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करना, बस। ज्यादा काम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं बनती मेंबर? नहीं, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ मेंबर हमारी जगह पर। पगली कहीं की। चंदर ने उसका कंधा पकड़कर आगे ले चलते हुए कहा, बाहर है शर्म। अभी कल ब्याह होगा तो कहना, हमारी जगह तुम बैठ जाओ चंदर। कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अभी शर्म नहीं छूटी इसकी। चल अंदर। और वह हिचकती, ठिठकती, झेपती और मुड़ मुड़कर चंदर की ओर रूठी हुई निगाहों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लाते हुई निकली। कपूर ने कहा, लाओ मैं ले लो। तो बांस की पतली टहनी की तरह लहरा कर बोली, सदस्य मैं हूँ, तुम्हें क्यों 2 किताबें? और जाकर कार के अंदर किताबें पटक दी। फिर बोली, आओ बैठो चंदर, मैं अब घर जाऊंगा। ओहो, यह देखो। और उसने भीतर से कागजों का एक बंडल निकाला और बोली, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वही पढ़ने के लिए यह निबंध लिखा है उन्होंने। शाम तक ये टाइप हो जाना चाहिए। जहाँ संख्याएं हैं वहाँ खुद आपको बैठकर बोलना होगा। और पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बिल्कुल अल्हड़ बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर शोक स्वरों में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन डॉक्टर साहब का हंसने, इतने प्रश्न शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज में से एक पट्टी निकाल कर चंदर के हाथ में देती हुई बोली, यह कोई पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट। इसके घर में तुम्हें पहुंचाई देती हूँ। मुखर्जी रोड पर रहती है यह, उसी के यहाँ टाइप करवा ले और यह खत उसे दे दें। लेकिन अभी मैंने चाय नहीं पी। समझ गए। अब तुम सोच रहे होगे कि इसी बहाने सुधा तुम्हें चाय भी पिला दी। सो मेरा काम नहीं है जो मैं चाय पिलाऊं, पापा का काम है यह। चलो आओ। चंदर जाकर भीतर बैठ गया और किताबें उठाकर देखने लगे। अरे, चारों कविता की किताबें भालन, समझ में आएंगी तुम्हारे? क्यों सुधा? नहीं, चिढ़ाते नहीं सुधा बोई। तुम पढ़ो, तुम्हें समझाते। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले क्या जाने साहित्य का। अरे, मुखर्जी रोड पर ले चलो ड्राइवर, चंदर बोला। इधर कहाँ चल रहे हो? नहीं, पहले घर चलो, सुधा बोल। चाय पी लो तब जाओ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चंदर बोला। चाय नहीं पीऊंगा? वाह वाह। सुधा की हंसी में दूधिया बचपन झलक उठा। मुंह तो सीखकर वो भी हो रहा, चाय नहीं पिएगी। बंगला आया तो सुधा ने महराजन से चाय बनाने के लिए कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने की रूह चढ़ दी। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए। यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौक में एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थी। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने तिल पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर पर दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षक और पिता से भी ज्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश न की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तब स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादक बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे।
अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला पर था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपने लड़के से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी गैरियत खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, इसके कमरे, इसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्र किरण सी जब आज से वर्षों पहले यह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर की अपनी होती गई थी, इसे चंदर खुद नहीं लाता। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो अपूत पॉपी फाड़ डालती थी। और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे, वह स्कूल नहीं जाती। 3 बरस की अवस्था में ही उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास एक गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया। तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जमी थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर ना लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदा से जरूर वह बेहद डरती थी, पर ना जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उससे ना साथ खिलाते थे और ना उससे बोलते थी, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदन ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था, और सुधा घर भर से अलग पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़ फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदक की आंख के इशारे पर सुबहती मसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों पर यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम। और यह सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं थी, कोई भी इसके प्रति जागरूक ना था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पगची का या सबली की रोशनी।